हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि हम चैप्टर्स का रिवीजन यहाँ पर कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। ओके, आज के सेशन में हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, यानी कि प्रश्न किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या किस टॉपिक से कैसा प्रश्न बनता है, वैसे ही प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे और उनके उत्तर यहाँ पर आपको बताए जाएंगे कि उत्तर किस प्रकार से लिखना है। ओके, तो आपका थर्ड चैप्टर जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी कि परमाणु एवं अणु। इस चैप्टर में हमने उस दार्शनिक अवधारणा के अनुसार जो महर्षि कणाद ने दी है या फिर कात्यायन ने दी या फिर किसने दी थी, जो ग्रीक आपके दार्शनिक थे उनके द्वारा दी गई थी, जिन्होंने कहा था कि जो पदार्थ होता है अगर इसके हम छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं तो अंत में हमें ऐसे अविभाज्य कण मिलेंगे जिनसे कि ये पूरा पदार्थ मिल करके बना हुआ है। ठीक है, फिर उस पदार्थ को हमने अलग अलग तरह से पढ़ा था कि जो हमारा एटम है उसके लिए कितने सारे आपके अलग अलग मॉडल आए थे। ठीक है, जिसमें थॉमसन का मॉडल आपने पढ़ा, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, डाल्टन का मॉडल आपने पढ़ा। तो ये सारे मॉडल आपने वहां पे देखे, बोहर का मॉडल पढ़ा, और इसके अनुसार आपके दिमाग में बनने वाली संरचना कुछ और अब आ गई थी परमाणु की। ठीक है, तो उन्हीं जो भी आपने चैप्टर में टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं के आधार पर प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे और उनका उत्तर आपको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न पहला है आपका, नेम 2 साइंटिस्ट हु एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो क्या प्रश्न है आपका? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताना है कि वह किन दो वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया था। ठीक है, तो आपको पता है एंटोनी एल लेवोजियर, लेवाशियर भी जिन्हें आप कहते हैं, और जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोग के नियमों का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, प्रश्न है दो वैज्ञानिकों का नाम बताइए। जिनके द्वारा रासायनिक संयोग के नियमों का प्रतिपादन किया गया। ओके, तो क्या है? एंटोनी एल लेवोजियर, और दूसरा जोसेफ एल प्राउस्ट। चलिए आंसर नोट करेंगे। प्रश्न संख्या 2, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो हमने परमाणुकता बताई थी, यहाँ पर क्या बोला है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि त्रिपरमाणुक आपका जो क्या होगा, कोई तत्व होगा उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो क्या कहा है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, चलिए त्रिपरमाणुक अणु वाले तत्व का उदाहरण बताइए। ओके, तो आपका क्या है? ओजोन।
ओजोन में क्या होता है आपका, 3 ऑक्सीजन के एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है, O3। इस प्रकार से ये आपके जुड़े हुए रहते हैं और यहाँ पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को दे करके इसमें स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें स्लाइटली नेगेटिव, सेम यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न 3, डिफाइन एटॉमिसिटी, परमाणुकता को समझाइए। समझाइए या की व्याख्या कीजिए। परमाणुकता क्या होती है आपकी? तो परमाणुकता होती है किसी अणु में जितने भी परमाणु स्थित हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की बात हो रही है या फिर किसी यौगिक की, कंपाउंड की बात हो रही है, तो वहां पर उसके एक अणु में जितने भी परमाणु वहां पर उपस्थित है वो उसकी परमाणुकता हो जाती है। ओके, इट इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के एक अणु में जितने नंबर ऑफ एटम्स यानी कि परमाणु की संख्या होगी वो उसकी परमाणुकता है। ठीक है, चलिए तो परमाणुकता क्या है? किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं, उस पदार्थ की परमाणुकता कहेंगे। ठीक है, नोट करिए। जैसे हाइड्रोजन की बात की जाए तो ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जब हम एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 2 H2, तो ये कैसा हो गया? द्विपरमाणुक हो गया। ठीक है, सेम O2, इसमें भी 2 एटम आ रहे हैं ऑक्सीजन के, तो ये भी क्या हो गया? द्विपरमाणुक हो गया। कोई जैसे P4 होता है, फास्फोरस, 4 एटम होंगे उसके, तो वो क्या हो जाएगा आपका? चतुष्परमाणुक हो जाएगा। जैसे इससे पहले O3 आया था तो O के 3 परमाणु वहां पर दिखाई दे रहे थे, तो वो कैसा हो गया था? त्रिपरमाणुक हो गया था, यानी ट्राई एटॉमिक। ओके, तो मोनो एटॉमिक होते हैं कुछ कुछ जैसे जिनमें आपका एक ही एटम होता है, तो वो मोनो एटॉमिक यानी एक परमाणु कहे जाएंगे। द्विपरमाणु जहां पे 2 परमाणु मिलेंगे, त्रिपरमाणु जहां पर 3 परमाणु मिलेंगे, ठीक है, चतुष्परमाणु जहां पर 4 परमाणु मिलेंगे। तो इस तरीके से परमाणुकता को बताया जाता है कि कितने एक अणु में आपके कितने परमाणु उपस्थित है, वो उसकी क्या है? परमाणुकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द एटॉमिसिटी ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी हमने एटॉमिसिटी को डिफाइन किया है कि एटॉमिसिटी होती क्या है, परमाणुकता क्या है। अब कह रहे हैं कि उस परमाणुकता के ही आधार पर आपको बताना है कि यहाँ पर 2 तत्व आपको दिए गए हैं और इनके एक एक मॉलिक्यूल में आपके कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी कि अणु में वहां पर कितने परमाणु हैं वो बताना है। ओके, फर्स्ट है आपका सल्फर, सल्फर में कितने एटम हैं? दूसरा है आपका फास्फोरस। ओके, तो सल्फर एक अणु में 8 आपके परमाणु होंगे, तो S8, ठीक है, अष्ट परमाणुक होता है। वहीं पर आपके फास्फोरस, जो कि मैंने पहले भी आपको एग्जांपल बताया, चतुष्परमाणुक होता है, यानी 4 परमाणु वहां पर उपस्थित होंगे फास्फोरस में। समझ गए? निम्नलिखित अणुओं की, या निम्न जो अणु लिखे गए हैं, तो बच्चों प्रश्न क्या है? निम्नलिखित अणुओं की परमाणुकता बताइए। ठीक है, यानी अणु के अंदर कितने परमाणु हैं,
ठीक है, अणु समझते हैं। अणु क्या होता है? परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे, अब परमाणु क्या हो सकता है? आपका सेम एलिमेंट का हो सकता है, एक ही तत्व का हो सकता है, या फिर अलग अलग तत्वों के परमाणु भी आपस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अणु का निर्माण हो रहा है। वहां पर उस अणु में कितनी संख्या में, क्या बताया हमने यहाँ पर कि एक अणु में कोई भी पदार्थ है वो आपका तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है। ठीक है, उस अणु में कितने नंबर ऑफ एटम्स यानी कितने परमाणु उपस्थित है वो उसकी परमाणुकता है। मैंने कहा हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में अगर 2 हाइड्रोजन है तो उसको द्विपरमाणु कहा जाएगा। वहीं पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो उसको द्विपरमाणु कहा जाएगा। फास्फोरस में 4 परमाणु आ रहे थे तो उसको चतुष्परमाणु कहा जा रहा था। वहीं पर यहाँ पर सल्फर का एग्जाम्पल है, तो सल्फर में आपके 8 आ रहे हैं तो ये अष्टपरमाणुक होगा, यानी कि इसमें 8 सल्फर के परमाणु आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित अणुओं में की परमाणुकता बताइए, यानी कि कितने परमाणु उपस्थित है। तो पहला है आपका सल्फर, जिसको गंधक भी कहा जाता है। ठीक है, तो गंधक में एक अणु में, ध्यान से सुनिए, सल्फर के एक अणु में कितने हैं? 8 सल्फर के परमाणु जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, क्लियर? देन आप किसकी बात कर रहे हैं? फास्फोरस की बात कर रहे हैं। फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के 4 परमाणु होते हैं, तो यानी इनको कैसे लिखा जाएगा? S के 8 परमाणु है तो उसको लिखा जाता है आपका S8। ओके, और फास्फोरस P के कितने हैं? 4 हैं, तो उसको लिखा जाता है P4। क्लियर? तो जो ये नंबर्स इन सिंबल्स के आगे लिखे जाते हैं, प्रतीक जो बताए गए हैं तत्वों के, उनके आगे जो नंबर लिखे जाते हैं वही उनकी परमाणुकता बताते हैं, इसीलिए H2O2 इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, क्लियर है? जल्दी से आंसर नोट करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज एन आयन? एक आयन क्या है, और गिव 1 एग्जाम्पल। क्या देना है आपको? उदाहरण भी देना है उसका। आयन क्या है और एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों आयन क्या होता है? जैसे कि हमने NaCl पढ़ा था, जो कि क्या था? आपका एक आयनिक यौगिक था, यानी कि आपका आयनिक कंपाउंड था। ठीक है, आयनिक कंपाउंड। जब हम बात करते हैं Na की, Na क्या है बच्चों? सोडियम है। क्या है? सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या लिखा जाता है? Na लिखा जाता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, क्या होता है? परमाणु क्रमांक, ठीक है, वो होता है 11। क्या होता है? 11 होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो जब यह उदासीन अवस्था में होता है, उदासीन अवस्था से क्या तात्पर्य है? उदासीन अवस्था से तात्पर्य है ना इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, ना इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है। होता क्या है परमाणु के संरचना में? नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जैसा कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि नाभिक में क्या है? आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। P+N लिख दिया, ये आपका नाभिक है। ठीक है, इसके बाहर कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक से मजबूती से जुड़े हुए हैं। क्या कहा जा रहा है? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और वो दोनों मजबूती से जुड़े हुए हैं नाभिक से। तो जो चीज मजबूती से जुड़ी हुई है उसको बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक कैसा होता है? नाभिक होता है धनावेशित, यानी पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि वहां पर चार्ज पार्टिकल के रूप में, आवेशित कण के रूप में सिर्फ प्रोटॉन है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो तो कैसा है? वो तो उदासीन है। ये तो हम एनोड रे एक्सपेरिमेंट और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं कि प्रोटॉन आपके पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आपके कैसे हैं? निगेटिवली चार्ज है। ओके,
तो क्या निष्कर्ष निकला कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो कि क्या है, धनावेशित आपका सेंटर है, केंद्र है किसका, पूरे परमाणु का, ये तो कहीं नहीं जाने वाले। अब जाएगा कौन, जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, जो कि कैसा है, ऋण आवेशित है। ठीक है, और यही ऋणावेशित कण क्या बताएगा आपको कि आपका जो ये परमाणु है ये धनायन होगा या फिर ऋणायन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल किसका लिया है, एग्जाम्पल लिया है सोडियम का, जिसका कि परमाणु क्रमांक 11 होता है। और मैंने क्या कहा, उदासीन अवस्था में, उदासीन अवस्था में आपका क्या होता है बच्चे, प्रोटॉन की संख्या इक्वल हो जाती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, और हमें पता है परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होता है। ठीक है, यही होता है। तो यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसमें, 11 है। और जब हम उदासीन अवस्था में प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसमें, 11 हैं। किसमें, सोडियम में, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करना है, अब हमने देखना है कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ओके, ये आप कहां से निकालते हैं, ये आप 2n² से निकालते हैं कि कौन सी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो वहां पर आप देखते हैं आपका k में कितना आ रहा है, 2n² से। n की वैल्यू k के लिए कितनी हो जाती है बच्चे, 1 हो जाती है। ठीक है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, एक का वर्ग निकालते हैं तो वो एक ही आता है, तो 2, यानी कि पहली जो शेल होगी उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम। तो ये पहली शेल, इसमें आ गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन, समझ गए। दूसरी शेल कौन सी होती है, दूसरी होती है L, ये तो पहली शेल हो गई। दूसरी शेल होती है L, K के बाद L, L के लिए भी आप 2n² निकालेंगे। अब यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये दूसरे नंबर की शेल है, ये तो K हो गई पहले नंबर की, ये दूसरे नंबर की शेल है, इसके लिए n की वैल्यू 2। अब 2n² में लगाइए, 2 × 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 4 2 जा 8, टोटल कितना आ गया, 8। यानी कि अब ये L वाली शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने बचे थे, टोटल थे हमारे पास 11। ठीक है, 11 में से 2 हमने पहली शेल में डाल दिए, अब कितने बचे, अब बचे 9। तो 9 में से यहां कितने आएंगे, 8 आएंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितने बचे, 2 ये थे, 8 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है, तो बचा कितना, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, हाथ से बताओ कितने बचे, 2 ये हो गए, 8 ये हो गए, 10। वेरी गुड जीआईसी खाल्यूखेत। एक इलेक्ट्रॉन रह गया है, वो कहां आएगा, आपकी L वाली के बाद जो M शेल आएगी उसमें वो इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये 1 हो गया। अब क्या होता है, अब किसी भी तत्व को प्राप्त करना होता है अक्रिय गैसों के समान विन्यास। अक्रिय गैसों का विन्यास क्या कहता है, अक्रिय गैसों का विन्यास कहता है बच्चे कि लास्ट कक्षा में या तो 2 होगा हीलियम की तरह, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, 2 किस केस में देखते हैं हम, लिथियम और हाइड्रोजन जैसे जो छोटे कम परमाणु संख्या वाले तत्व हैं उनके केस में देखते हैं। बाकी 8 इलेक्ट्रॉन आपके बाह्यतम कक्षा में होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, ये तो 1 है, इसको बनाना है हमने 8, तो 7 और इलेक्ट्रॉन लेंगे तब 8 हो सकता है ना, बताइए। 7 और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो 8 हो सकते हैं, हो सकते हैं, तो +7 कर सकते हैं हम। और अगर हम इस 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो तब भी तो 8 हो सकता है ना, तब ये बाह्यतम शेल बन जाएगी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी हमें क्या करना है, सिंपली जो आउटर मोस्ट शेल है, यानी जो सबसे बाहर का कोश है उसका, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। ठीक है, तो या तो हम 7 और इलेक्ट्रॉन ले आए तो तब ये 8 हो जाएंगे, या फिर हम ये 1 इलेक्ट्रॉन हटा दें तो ये वाली शेल खत्म हो जाएगी आपकी, तब ये रह जाएगी, ये बाह्यतम बन जाएगी, इसमें ऑलरेडी 8 है। तो हमें क्या करना है, या तो +7 लीजिए या -1 कीजिए। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, +7 आने से
ठीक है। +7 जो आएगा, यहां पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11 ही है, लेकिन अगर हम +7 इलेक्ट्रॉन और लाते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, +7 करने के बाद कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इन 11 प्रोटॉनों का 11 प्रोटॉन जो हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बोलते हैं कि परमाणु की संख्या यानी जितना वहां पर परमाणु के अंदर परमाणु की संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। तो जितना नाभिक में प्रोटॉन है उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन है जब उदासीन है। 1-2 कम ज्यादा होंगे, 2-3 कम ज्यादा होंगे तो ये बैलेंस करता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, जैसा कि यहाँ पर 7 का डिफरेंस आ रहा है, तो इतना कोई भी जो धनावेश है प्रोटॉन है वो इतना निगेटिव चार्ज अपने ऊपर बियर नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना? जब वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई यानी कि ऋणावेश बढ़ गया। देखो 11 प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, 18 इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, तो कितना 7 का डिफरेंस है, तो क्या आ रहा है? 7 निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इतना निगेटिव चार्ज, इतना ऋणावेश कोई भी परमाणु बियर नहीं कर पाएगा। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। अब वो क्या करेगा? वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है। तो क्या था पहले केस? पहले था बच्चों केस कि 11 प्रोटॉन है और 11 ही न्यूट्रॉन है, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। यहां पर देखिए क्या कहा मैंने? 11 प्रोटॉन थे यानी 11 धनावेश थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, 11 ही ऋणावेश थे। तो इसको क्या लिखा गया था? इसको सिंपल Na लिखा गया था। अब क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसी से। अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए बताओ? 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने किसी को दे दिया, तो अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हाथ से बताइए। 10। वेरी गुड जी, ऐसी खाल्युकेत। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10। तो 11p+ के रिस्पेक्ट में 10e- रह गए, यानी कि 11 प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में 10 ही इलेक्ट्रॉन है उस परमाणु में। तो अब परमाणु पर हम कौन सा आवेश दिखाएंगे? किसकी मात्रा ज्यादा है? किसकी मात्रा ज्यादा है? क्या पी की मात्रा ज्यादा है? हाथ उठाओ। प्रोटॉनों की मात्रा ज्यादा है या इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्यादा है? बताइए। प्रोटॉन ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। वेरी गुड, प्रोटॉन ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है ना, एक ही तो ज्यादा है। 11 प्रोटॉन है और 10 आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन। 1 प्रोटॉन ज्यादा है बच्चे, तो वही 1 प्रोटॉन आप कहां दिखाएंगे? यहां दिखाएंगे Na+ में। समझ रहे हैं? तो अब ये Na+ क्या है? यही आपका आयन है। तो आयन कैसे बना? इलेक्ट्रॉनों को देने से, या फिर कहीं कहीं E, ये Na की जगह निगेटिव भी आएगा। इसके साथ कौन जुड़ता था? Cl जुड़ता था। और Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता था? 2, 7, 2, 8 और 7, ठीक है। यानी कि उसके पहले कोश में, क्लोरीन के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में होते थे 7, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए? इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो ये 7 दे दे, अब 7 वो देगा नहीं क्योंकि इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो इतनी ऊर्जा देना पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करता था? वो लेता था 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसके पास पहले कितने थे? Cl के पास 2, 8, 7, 17 थे। यहीं पर समझिए, उसके पास कितने थे? Cl की बात कर रहे हैं, 17 ही प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे। क्लोरीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। 17 होता है उसका परमाणु क्रमांक, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं बेचारे? वो तो 17 ही हैं, ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हुई या प्रोटॉनों की? अगर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हुई है तो हाथ उठाइए। प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हुई। Cl के केस में 17 प्रोटॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हुई है, 18 इलेक्ट्रॉन है। बताइए इस वाले केस में, बताइए 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, कौन बढ़ा? इलेक्ट्रॉन बढ़ा। इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ा क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है Cl ने, ठीक है। जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले 17 थे ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने का मतलब है ऋण आवेश का बढ़ना,
और वही ऋणावेश कितना बड़ा बताओ, 17 प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े, एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा। और वो इलेक्ट्रॉन यानी वो निगेटिव चार्ज हम कहाँ दिखाते हैं, Cl के ऊपर दिखाते हैं, Cl निगेटिव Na पॉजिटिव। तो समझ गए, तो यानी सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे करके आयन बनाया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आयन बनाया आपका, ठीक है। तो यानी कोई भी उदासीन परमाणु, सिंपली इस पूरे कॉन्सेप्ट से क्या समझे, हो क्या रहा था, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा था, ठीक है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को दे रहा था सोडियम, और देने के बाद जब वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो यानी इलेक्ट्रॉन देना यानी जब आप किसी चीज को देते हो तो उसकी आपके यहाँ कमी हो जाती है, तो यानी इलेक्ट्रॉन दिया तो ऋणावेश में कमी आई, और उसी के विपरीत क्या होगा, धनावेश में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। धनावेश में वृद्धि भी वही हमने यहाँ दिखाया, ठीक है। सेकंड क्या हो रहा है आपका, यहां हम बोल रहे हैं क्लोरीन के केस में, वहां पर उसने ऋणावेश लिया, और जब ऋणावेश लिया तो ऋणावेश लेने से उसके ऋणावेश में वृद्धि हुई, तो हमने वहां निगेटिव लगा दिया है, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से यानी कि इलेक्ट्रॉन देने से या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से किसी भी परमाणु पर जो कि उदासीन था पहले, उस पर आपका आवेश आ जाते हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है बच्चे, इन्हीं को आयन कहा जाता है। क्लियर है जी, ऐसी खाल युग है सफदर खाल, समझ आ गया है, हाथ उठाइए समझ आ गया है। तो कुछ नहीं है, वेरी गुड, कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लेने से या देने से। और इलेक्ट्रॉन का लेन देन क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको अक्रिय गैसों के समान, अक्रिय गैसें कौन सी हैं, अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट में आपके एलिमेंट्स रखे गए हैं, जो कि क्या नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती, ज्यादा किसी से दोस्ती नहीं करती, जो पड़ी रहती है निष्क्रिय, उन्हीं को अक्रिय गैसों की श्रेणी में रखा गया है। तो उनके समान विन्यास प्राप्त करना होता है, इसीलिए NaCl के साथ क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके अष्टक बनाना है और इस Cl को किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, परफेक्ट है ना, कि मैं इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लेना, तो हमारी दोस्ती हो जाएगी अच्छी, फिर जो हमारा बंध बनेगा यानी रिलेशन बनेगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। और वो बंध, वो रिलेशन क्या कहलाता है, चूंकि आयंस के बीच में बन रहा है, फ्रेंड्स के बीच में बन रहा है तो फ्रेंडशिप, आयंस के बीच में बन रहा है तो आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध उसको कहा जाता है, ठीक है। और उन बंधों के द्वारा बने हुए कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, आयनिक कंपाउंड कहा जाता है, यानी कि आयनिक यौगिक कहा जाता है। क्लियर है, चलिए इसको नोट करेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। The negatively and positively charged particle are called ions। क्या कहा जा रहा है, जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं उनको क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न था हमारा आयन क्या होते हैं, उदाहरण दे रहे थे आपको, तो आपके ऋणावेशित और धनावेशित कणों को आयन कहा जाता है, ठीक है, आयन कहते हैं। और इसके उदाहरण क्या हैं, उदाहरण आपको यहाँ पर दिया गया है, Cl निगेटिव हो सकता है, Br निगेटिव हो सकता है, ठीक है, या SO2 निगेटिव हो सकता है, H+ हो सकता है, Pb+ हो सकता है, Na+ हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से H+ हो सकता है आपका, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आयन्स हैं। तो जहां पर भी आपको किसी भी सिंबल के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव दिख रहा है उसका मतलब क्या है कि वो आयन बना रहा है, ठीक है। जो आपके क्या होंगे, निगेटिवली हैं उनको आप निगेटिव आयन कहेंगे, और जो आपका पॉजिटिव उनको पॉजिटिव आयन कहेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव वन वर्ड ऑफ फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। इनके लिए क्या देना है आपको, एक शब्द बताइए, निम्नलिखित के लिए एक शब्द बताइए या एक टर्म बतानी है आपको कोई, ठीक है, वन वर्ड में आंसर देना है। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज,
ठीक है, क्या कहा जा रहा है? ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी परमाणुओं का समूह जिस पर क्या है? आवेश है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आवेशित परमाणुओं का समूह। ओके, और दूसरा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज आयन। ठीक है, जिसको मैंने अभी बताया, यानी धनावेशित आयन को क्या कहा जाएगा? तो अभी समझा इसको कि जितने भी आपके आवेशित कण हैं, जब किसी भी कण पे, अब कण आपका परमाणु होगा तो परमाणु के समूह या किसी परमाणु पर जब आवेश आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? आपका, उसको कहा जाता है आयन। ठीक है, और आयन आपके दो प्रकार के होंगे, एक होंगे आपके कैटायन और दूसरे होंगे एनायन। ठीक है, अगर उस पर धनावेशित है तो वो आपका कैटायन कहलाया जाता है, और अगर उस पर ऋणावेशित आयन होगा कोई, ठीक है, क्या होगा? ऋणावेशित आयन, तो उसको एनायन कहेंगे। ओके, कैटायन एनायन। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स ए, बी और सी आर 9, 10 एंड 13 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ देम विल फॉर्म अ कैटायन। ठीक है, तो आपको बता दिया है मैंने कि कैटायन एनायन कैसे बनेंगे। कैटायन यानी कि धनावेश को कैसे बनाएगा, तो धनावेश कैसे बनाएगा? इलेक्ट्रॉन दे करके बनाएगा। तो आपको बताना है कि किस प्रकार ए का जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ए में किस प्रकार होंगे। जैसे ए की बात की जा रही है तो ए का जो क्या है एटॉमिक नंबर है वो 9 है, बी का है आपका 10 और सी का है आपका 30। ये है। अब ए में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 को कैसे भरोगे आप? 2 और 7 भरोगे। ठीक है, तो 7 को अब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे आता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहां पर बढ़ जाती है। बात करेंगे इसकी, तो इसका है 2, 8, तो इसका तो अपना अष्टक पहले से ही पूरा है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा। 13 का कैसा होगा? 2, 8, 3। ठीक है, तो इसमें ये क्या कर सकता है? ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है और देने के बाद क्या बना सकता है? कैटायन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी आपका कैटायन बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए इज 2, 7, तो ये क्या करेगा? ये तो आपका बनाएगा एनायन। ठीक है, यानी कि निगेटिव चार्ज आएगा किसके ऊपर? ए के ऊपर। ए क्या बनाएगा? ए निगेटिव बनाएगा। ठीक है, बी का अष्टक पहले ही पूरा है, यानी बाह्यतम कक्षा में 8 है। ठीक है, तो ये सिर्फ बी के रूप में ही लिखा जाएगा। वहीं पर सी की बाह्यतम कक्षा ये है, तो इसमें 3 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके कैटायन बनाएगा। और कैसा बनाएगा बताओ? 3 दे रहा है क्योंकि, तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो C+3 आप लिखोगे। ठीक है, यानी सी ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो सी विल फॉर्म अ कैटायन बिकॉज अ कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न था ए, बी, सी जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 10, 13 है, इनमें से कौन सा कैटायन बनाएगा, यानी धनावेशित आयन बनाएगा। ठीक है, तो ये आप बता देंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? सी 3 इलेक्ट्रॉन देकर के आवेश धारण करेगा। ठीक है, तथा कैटायन बनाएगा। चलिए नोट करिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज रॉन्ग इन सेइंग 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हम क्यों नहीं कह सकते, ये गलत क्यों है? ठीक है, तो क्योंकि नाइट्रोजन आपका क्या है, स्टेटमेंट डज नॉट क्लैरिफाई वेदर वी आर टेकिंग अबाउट एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन आपका एक तत्व है, तत्व में परमाणु है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, तो आप यहां पर क्या नहीं बता रहे, वेदर वी आर टेकिंग अबाउट एटम्स और मॉलिक्यूल, ये हमें क्लैरिफाई नहीं कर रहा है कि वो परमाणु के रूप में लिया जा रहा है नाइट्रोजन या फिर अणु के रूप में लिया जा रहा है। वी शुड से 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, हम क्या कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के परमाणु का 1 मोल कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजन के अणु का 1 मोल। सिंपली हम किसी भी तत्व के लिए ऐसा नहीं कह सकते 1 मोल ऑफ दिस। ठीक है, यानी यहाँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कुछ भी लगा दिए जाए तो तत्व का हम 1 मोल नहीं बता सकते, उस तत्व के परमाणु का, उस तत्व के परमाणु का 1 मोल बता सकते हैं, या उस तत्व के परमाणु के, उस तत्व के अणु का 1 मोल हम बता सकते हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने चैप्टर 3 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं और इनको हमने रिवाइज करा है चैप्टर में, क्योंकि आपने पहले ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ जो प्रश्न उत्तर हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में आएंगे तो आपको इसी प्रकार से उत्तर लिखना है, और कोई डाउट होगा कहीं पर, कोई आपका क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।